पूरे देश की निगाहें इस वक्त संसद में हैं क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश हो चुका है लोकसभा में और 8 घंटे का इस समय चर्चा के लिए है। लेकिन उस चर्चा के बीच आज हम स्टूडियो में भी लगातार डिस्कशन कर रहे हैं और इस वक्त AIMIM से वारिस पठान जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। वारिस पठान जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका आज इस चर्चा के लिए। थैंक यू। पूरे देश भर में आप लोगों ने प्रोटेस्ट का प्लान किया है, असंवैधानिक आप कह रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ इन सुधारों को आप बता रहे हैं और वैसी साहब भी कुछ देर बाद संसद में बोलेंगे। क्या तैयारी है, पहली बात तो ये, और क्यों आपको लग रहा है कि ये असंवैधानिक है? देखिए, हमने पहले दिन से कहा था कि जो बिल सरकार ला रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26 संविधान का, क्रॉस वायलेशन है। संविधान में इक्वलिटी की बात होती है। यहाँ पर अगर आप अमेंडमेंट देखोगे तो तमाम जो अमेंडमेंट लाया है 44 के 44 दर्शाता है साफ बीजेपी की नीयत में खुद। उनकी नीयत वक्फ को प्रोटेक्ट करने की नहीं है, उनकी नीयत है वक्फ की जमीन को यूसरअप करने की, उनको हड़प करने की नीयत है। अब आप देखिए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में आप किसी मुसलमान को नहीं रखेंगे, मगर यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है जो मुस्लिमों का है वहां पर आप दो नॉन मुस्लिम को डालना चाहते हो। वक्फ बोर्ड में आप डीएम को डालोगे, SDM को, आप कलेक्टर को डालोगे। मुझे बताइए कौन सा कलेक्टर या SDM गवर्नमेंट के खिलाफ रिपोर्ट देगा? वो तो बोलेगा नहीं, ये जमीन वक्फ की नहीं है, लिटिगेशन मॉडल गवर्नमेंट बोलेगी हम ले लेंगे। तो ये सारी चीजें, प्लस बाद में दूसरी बात ये है कि बिल को पास करने के लिए लोकसभा जो भी दिखा रहे हो ना, इसको डिफिकल्ट है मीनाक्षी, क्योंकि बीजेपी के पास लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है। बीजेपी को अगर ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी चारों का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर ये चारों ने समर्थन किया इस बिल के लिए तो यकीन मानिए देश का मुसलमान इन चारों को कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि तो जेडीयू और टीडीपी तो सपोर्ट लेकिन कर रहे हैं ना, उन्होंने तो वर्बली कह दिया है सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक किया, लेटर लिखा है, खाली लेटर से कुछ नहीं होता। अभी देखते इब्तिदाई शेयर होता है कि आगे आगे देखिए होता है कि अभी रात तक पता चलेगा कि सपोर्ट हो रहा है कि नहीं। मैं स्पेसिफिकली आपसे समझना चाह रही हूँ, जब आप ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों के खिलाफ है, इसी देश के बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया है वक्फ के अगेंस्ट, सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि वहां कोई सुनवाई नहीं है, जो भी फैसला होगा वो अंतिम फैसला है, उसके अलावा कहीं मतलब वक्फ ने जो एक बार कह दिया वो हो गया, वक्फ ट्राइब्यूनल ने जो कह दिया वो हो गया, उसके बाद कहीं कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। महिलाएं नहीं है उसमें, दान की संपत्ति से अलग भी जो एनक्रोचमेंट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं अभी इनफैक्ट काफी डेटा देख रही थी, वैसे तो बहुत सी ऐसी नंबर्स हैं जो इस वक्त मेरे सामने आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में किसानों ने भी आरोप लगाया कि कब्जा करने की कोशिश हुई है। 300 एकड़ जमीन पर दावे का मामला महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल में चल रहा है इस संबंध में, और लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेजा है। और ऐसे कितने ही केस है, लंबी लिस्ट है सर, मैं लगातार स्क्रीन पर भी वो फ्लैश कर रही हूं। तो क्या ये जो लूप होल्स हैं इनके लिए सुधार की गुंजाइश क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए, सुधार की गुंजाइश के लिए वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल। अगर किसी को वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से आपत्ति है तो हाईकोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकता है। मगर बीजेपी तो झूठा भरम फैला रही है कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, वो गलत है। अभी आपने बात किया ऑब्जेक्शन के लिए, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक वेबसाइट निकाली थी, उसने कहा जिसको ऑब्जेक्शन है वो अपना ऑब्जेक्शन दायर करिए। यकीन मानिए मीनाक्षी जी, करोड़ों मुसलमानों ने उसमें अपना ऑब्जेक्शन दायर किया। अब कुछ लोग जो है हमारे में भी, मीर सादिक और मीर जाफर के, हम उनको औलाद बोलते हैं, जो अपने जाती मफाद के लिए, अपने जाती फायदे के लिए जो बीजेपी के बुट लीगर्स वो जाके समर्थन कर रहे हैं इस बिल का, लेकिन देश का मुसलमान इनको माफ नहीं करे। ये देखिए, जो जमीन ये है वक्फ की, ये अल्लाह की अमानत है। हमारे लोगों ने ये जमीन चैरिटी के हिसाब से दिया है ताकि इससे भला हो यतीमों का, बेवाओं का। और अगर किसी को लगता है कि कोई घपला हो रहा है तो बिल्कुल उसके ऊपर केस होगा, केस चलता ही है ना, फोर्जरी का, चीटिंग के केस चलते ही है। मगर ये बोलना कि नहीं वक्फ को समर्थन देने से ही होगा, गलत बात है। ये आप नियत समझिए बीजेपी की, ये नियत वक्फ को बचाने की नहीं, वक्फ को बर्बाद करने की नियत से ये सब काम किया जा रहा है। ये दर्शाता है जो मोदी बोलते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीजेपी को क्या हासिल, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, बीजेपी को हासिल क्या होगा इससे? जिद है। जब पूरे देश के मुसलमान ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया तो आपको क्या जरूरत है? मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो है विपक्ष उसके अगेंस्ट में, तो आपको क्या जरूरत है बिल लाने की? आपने ये कहा अभी कि बीजेपी की नीयत खराब है, बैड इंटेंट से वो काम कर रहे हैं। तो अगर बैड इंटेंट से काम कर रहे हैं और वक्फ पर कब्जा करना चाहते हैं या उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, बीजेपी का क्या फायदा है इसमें? अरे बीजेपी कब्जा करके जमीन हथिया लेगी, दे देगी अपने दोस्तों को, अडानी को भी दे सकती है, अंबानी को भी दे सकती है।
अभी आप हमने देखा है कि मुंबई के अंदर ही एक जो वक्फ की जमीन है वहां पे तो एक मल्टी बिलियनर ने अपना आलीशान बंगला बना के रख दिया है, महल जैसा घर बना के रख दिया। वो भी तो वक्फ की संपत्ति है ना, तो उस पर तो चालू है जो भी केस वगैरह जो। तो आप बीजेपी को ये क्लीन चिट नहीं देते क्यों? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास 4 स्टेट में, अगर ये लोग बता रहे कि वक्फ की हमारे पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है पूरे हिंदुस्तान में, बीजेपी के पास सिर्फ 4 स्टेट के अंदर, तेलंगाना है, आंध्रा है, उस तरफ 13.5 लाख एकड़ की जमीन है एंडोमेंट बोर्ड के पास, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास। सोचिए आप, अब उसका क्या करेंगे? उसकी तरफ नजर नहीं डालते वो लोग, हमारी चीजों के ऊपर इनकी नजर। ये नफरत का मुजाहरा जो बीजेपी कर रही है ना मुसलमानों के प्रति, ये दर्शा रहा है मीनाक्षी जी, 10 साल 11 साल में बीजेपी ने मुसलमानों के प्रति एक जंग जैसी छेड़ दी, एक वॉर जैसा, कि ना हमको खाने पीने से नफरत, इनके हिजाब से नफरत, इनके रिलीजन प्रैक्टिस से नफरत, अब इनकी वक्फ की जमीनों के ऊपर उनकी नजर है। किसी ना किसी तरह इनको हथियाना है, मुसलमानों को परेशान करना। मेन इंटेंशन ये है कि मुसलमानों को किसी भी तरह परेशान करना। चलिए, आपने तो कम ये से काला कम कानून ला रहे हैं। आज की इस बातचीत में कम से कम चलिए आपने ये माना कि वक्फ का जिन जमीनों पर कंट्रोल है उसमें गलतियां तो हुई हैं, उसमें मिस्टेक्स तो हैं, ये तो आप मान रहे हैं ना? क्लीन चिट तो नहीं दे रहे ना? एनक्रोचमेंट है या नहीं? बोल रहे हैं ना, नहीं, अभी आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। गलती हाँ, किसके घर में भी होती है, गलती घर वाला भी करता है। घर में अगर कोई चीटिंग करेगा तो आपके उसके खिलाफ क्या करेंगे? हैदराबाद में भी वो एनक्रोचमेंट्स है ना सर? कुछ नहीं, ये जो हैदराबाद में दिखा रहे हैं ना, एनक्रोचमेंट अगर होगा तो वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड क्या बैठने के लिए नहीं आया है, उसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे, वक्फ ट्रिब्यूनल है। जो सीएजी रिपोर्ट का जिक्र है, जो सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से हैदराबाद जो कि आपका पॉलिटिकल बेस है, वहां पर भी वक्फ के एनक्रोचमेंट की जो खबरें हैं वो उनको भी आप डिनाई कर रहे हैं कंप्लीटली। एनक्रोचमेंट है, 11 साल से मोदी सरकार सत्ता में, एनक्रोचमेंट था, इलीगल अतिक्रमण कोई घुसा है तो निकालो। अगर भूमाफिया घुसा है तो सरकार की जवाबदारी बनती है माफिया को निकालने की। तो इसीलिए तो लेकर आ रहे हैं ना वो डालना जरूरी क्या है? तो इसीलिए तो बिल लेकर आ रहे हैं, उसका आप विरोध कर रहे हैं क्या? एक हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर नहीं हो रहा है क्या कफला? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर नहीं है कोई प्रॉब्लम, सिख एंडोमेंट बोर्ड पर नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम है, मगर यहीं पर। लेकिन सर अगर वहां गलत हो रहा है तो यहाँ के गलत को भी सही ना किया जाए, ये कौन सी दलील है? इसलिए तो नहीं, वो भी सही करना चाहिए, ये भी सही करना चाहिए। हाँ, मैं भी संविधान इक्वालिटी की बात कर रहा है। मैंने क्यों बोला संवैधानिक बिल है? कि संविधान इक्वालिटी की बात करता है, इक्वल होना चाहिए। कायदा अगर वक्फ के लिए तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के लिए भी होना चाहिए। यही तो हमारा बोलना है कि असंवैधानिक है, ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन के अंदर मदाखिलत है, यही तो असंवैधानिक बात है। अभी चलिए, आप बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट के इंटेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि ये एआईएमआईएम ये कहती है कि हम मुसलमानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी हम पॉलिटिक्स करते हैं। तो अगर हैदराबाद जैसी जगह पे जहां पर आपका पॉलिटिकल बेस है, अगर वहां पर भी वक्फ की जमीन पर एनक्रोचमेंट है, आपने कहा कि वो जो पिछड़े हुए मुस्लिम्स हैं, बेवाएं हैं, उनके लिए दान में दी गई संपत्ति है और उसका वहां प्रयोग होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अगर वहां पर भी एनक्रोचमेंट है तो आज तक आप लोगों ने कोई ऑडिट डिमांड क्यों नहीं किया? आपने किसी व्हाइट पेपर की डिमांड क्यों नहीं की? देखिए, केस चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल के पास केस चल रहे काफी जगहों पे। ट्रिब्यूनल केस डिसाइड करेगा अगेंस्ट में तो जाएंगे हाई कोर्ट में रिवीजन में, फेवर में जो अग्रीमेंट है वो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर रिवीजन में। तो ट्रिब्यूनल है ना, आपको दखलत देने की क्या जरूरत है? मदाखिलत चलिए बताइए मेरे, क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर कोई ऐसा है? कितनी गवर्नमेंट की जमीनों के ऊपर मंदिर बन गए, आप उसका क्या करेंगे? इल्लीगल निर्माण मैं आपको बता सकता हूं, चलिए मेरे साथ। मैं पूछ रही हूँ एआईएमआईएम ने आज तक वक्फ पर कोई नहीं बोलेंगे आप? सर, आपकी इन सब बातों पर शायद देश के लोग भी ज्यादा भरोसा इसलिए कर पाते, अगर आपने भी कभी वक्फ की जमीनों पर जो धांधलीबाजी हुई है, जो घपलेबाजी हुई है, अगर उसके लिए आपने कभी व्हाइट पेपर की डिमांड की होती, कभी ऑडिट की डिमांड की होती, कभी आपने कहा होता कि ट्रांसपेरेंसी से चीजें सामने रखी जाएं, क्या गलत हो रहा है उसमें अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि एआईएमआईएम ने कभी भी ऐसा कोई स्टांस लिया हो या कभी भी ऐसी कोई बात की। आपको पता नहीं है, हमारे जो पार्टी के पूर्व सांसद थे इम्तियाज जलील साहब, वो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर थे। महाराष्ट्र के अंदर काफी जगहों के ऊपर इन लोगों ने कहा है कि अगर यहाँ पे इलीगलिटी हो रही है तो उसकी जांच की जाए। काफी मैटर जांच में, काफी ट्रिब्यूनल के पास पड़ा हुआ है, ट्रिब्यूनल अगर उसके खिलाफ ऑर्डर देगा तो हाई कोर्ट में जाएंगे रिवीजन। लेकिन मुझे बताओ, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में बीजेपी ने कभी तक मदाखिलत की? कभी पता किया कि गवर्नमेंट के कितनी लैंड के ऊपर इलीगल अतिक्रमण बना हुआ है या वहां पर मंदिरें बने हुए, वहां का क्या करेंगे आप? वहां का तो आप कुछ जिक्र ही नहीं करते। मुसलमानों को टारगेट करना है आपको, मुसलमानों को व्हाइट पेपर दिखाने की जरूरत है, मुसलमानों को ही अपना पासपोर्ट दिखाने की जरूरत है। नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म क्यों प्रूव करें? हम तो प्रूव कर चुके ना 1947 में। हम तो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के बैठे, बाय बर्थ और बाय चॉइस। आपका अधिकार कम है मीनाक्षी जी, सॉरी, मेरा इस देश पे अधिकार ज्यादा है, क्योंकि मैं बाय बर्थ और बाय चॉइस हूं यहाँ पर।
मैं जिन्ना की स्टूडेंट है तो हमसे रोज रोज नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट, और उसके बाद जब आपका बस कहीं नहीं चलता तो बस आप एक ही चल मुसलमान मुझे को परेशान करो, वारिस पठान कभी जी, ट्रिपल तलाक पे करो, कभी मैं इनके फिर हिजाब पे करो, वारिस पठान कभी जी खाने पे करो, कभी मैं फिर नमाज से पे अपने करो, सवाल पर कभी लौटूंगी। इनको वक्त की जमीन खा जाओ। वारिस पठान यही जी, है ना। मैं फिर से अपने सवाल पर लौटूंगी। मुझे याद है जब जी मेरी पिछली बार आपसे वन इंडिया शो के लिए ही बातचीत हो रही थी ऑनलाइन, और दिल्ली चुनाव के आसपास का वक्त था, और उस समय जी मैंने आपसे ये सवाल पूछा। आपने कहा दिल्ली दंगों में जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, आपने ये माना, और आपने कहा इसलिए हमने 2 टिकट उन कैंडिडेट्स को दिए जिनका नाम सीधे सीधे वहां पर इन्वॉल्व था। तो जब आप इतनी बराबर। प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर दिल्ली चुनाव में दंगों पर एक मैसेजिंग कर रहे थे, तो फिर वक्फ में जो धांधलेबाजी हो रही है उसके लिए ये प्रोएक्टिव अप्रोच क्यों नहीं है? दिखा दीजिए ना देश को। मैं कह रही हूँ देश को दिखा दीजिए कि जहां जो गलत हो रहा है वक्फ में, एआईएमआईएम उसके लिए लड़ेगी, उसके खिलाफ लड़ेगी, गलत के खिलाफ लड़ेगी। आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। सब कर रहे हैं। अभी आपने दिल्ली दंगों का जिक्र किया, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, गुफ्तगू हुई थी वन इंडिया पे। दिल्ली दंगों के अंदर अभी कोर्ट ने आदेश दिया है कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर करने के लिए, जो कि वहां का लॉ मिनिस्टर है। उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। जो लॉ मिनिस्टर है उसके ऊपर दिल्ली दंगे भड़काने का आरोप है, एफआईआर। अब उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सब खामोश बैठेंगे। और दिल्ली दंगे के जब हमने सिर्फ अभी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर उनको टिकट दे दिया था, तो आप तमाम लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। अब वक्फ की बात कर रहा हूँ, हमको लगता है कि यहाँ पे कहीं धांधली हो रही है, बिल्कुल हम वक्फ बोर्ड को बोलते हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल को बोलते हैं। अगर कोई इलीगल अतिक्रमण कर रहा है तो कंप्लेंट करके उसका इलीगल अतिक्रमण को हटाया जाता है वहां से। अभी आपको हर चीज का वीडियो मैं रिकॉर्ड करके तो नहीं भेज सकता हूँ, आगे कुछ होगा तो आपको बुलाऊंगा कैमरा पर्सन के साथ, आप वीडियो रिकॉर्ड करके चलाना आपके शो पे मैडम। ठीक तो है, थोड़ी पहले दोनों तरफ देखो। आपके पास आपके पॉइंट्स हैं, आपके लॉजिक्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, जब आप इतना खुले दिल से ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है या बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ कदम उठा रही है, तो इसी देश के बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ जनरल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो किसी जगह पर पोजीशन होल्डर हैं वो लोग तक ये कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं अभी आज ही किसी चैनल के कार्यक्रम में देख रही थी, जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं मेरे ख्याल से, शम्स साहब, उन्होंने बाकायदा पेपर दिखाया कि कैसे वक्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और इसलिए जो ये अमेंडमेंट्स हो रहे हैं ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए हैं। तो किस पर यकीन किया जाए फिर? आपकी बात पे अभी यकीन मैं करें, आपके दो उनकी बात सवाल पर का यकीन जवाब करें? दूंगा। एक तो आपने सवाल किया कि कुछ लोग जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं। मैं कुछ लोग, मेरा कहने का पर्पस है जो मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आते हैं, हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रही हूँ। रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर ये कैसे हो सकता है? आप मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं लेकिन बाकी लोग नहीं हैं, ये सर्टिफिकेट आप कैसे दे सकते हैं? मैं माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, मैं अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैडम, एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप सुनिए, हमारी कम्युनिटी में भी कुछ मीर सादिक और मीर जाफर जैसे लोग हैं जो बीजेपी के बूट लिकर्स, जिनको बीजेपी ने लॉलीपॉप दे के रखा है, जिनको कुछ पोजीशन दे दिया है, तो वो तो अपने मास्टर वॉइस है, वो तो अपने मास्टर को तो नाराज नहीं करेंगे। वैसे कुछ लोग हैं जो आज उतरे, हम सपोर्ट कर रहे हैं वक्फ बिल का, फूल बांट रहे हैं, कहीं पे कोई बुरखा पीना के औरतों को खड़ा कर दिया, फूल बांट रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल की सपोर्ट में। तो ऐसे लोग हैं मैडम हमारी कम्युनिटी के अंदर भी। उसको आप 2% है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तो करोड़ों लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया। वारिस पठान जी, देखिए मैं ना ये समझ नहीं पा रही हूँ, आपको बीजेपी के इस रवैये से परेशानी है कि वो मुसलमानों को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ या तुम एंटी नेशनल हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी के इस रवैये से वो हमारी इंटेग्रिटी पे सवाल खड़े करते हैं, आपको उनके इस रवैये से प्रॉब्लम है, और आप अपनी ही मुस्लिम कम्युनिटी में से लोगों को मीर जाफर और XYZ जो भी अभी आपने नाम बोले वो लेकर एड्रेस कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? जो इसका मतलब ये है, इसका नहीं सर, एक बड़ा बॉलीवुड की फिल्म का बड़ा, हिंदी सिनेमा का एक बड़ा मशहूर गाना है, हिंदी सिनेमा का एक बड़ा मशहूर गाना है, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, यानी जो आपकी पसंद की बात है बस वही चलेगी, उसके अलावा जो आपके अगेंस्ट एक लाइन बोल दे या आपके। अच्छा गाना है, हिंदी फिल्म का एक बहुत अच्छा गाना है, चलिए आप भी सुनाइए। सच्चाई नहीं सकती बनावट के असूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी इन कागज के फूलों से। ये मैं उन दलालों की बात कर रहा हूँ जो बीजेपी के बुटलेकर है, तलवे चाटते, बीजेपी ने पोस्ट दे दिया, उसके अगेंस्ट बोलेंगे तो कल मोदी निकाल देगा उनको वक्फ बोर्ड से। क्या करेंगे वो लोग? तो वो अपनी चमकाने के लिए, अरे उनको सत्ता चाहिए, उसके लिए पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया लोग, पूरी कौम को सत्यानाश हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं, अपना काम बनता,
फाड़ में जाए मियाँ भाई मुसलमान जनता, ये उनका उसूल है मीनाक्षी जी। ऐसे लोगों को चुनिंदा है। अब वो करोड़ों लोग ने ऑब्जेक्शन लिया, पूरे देश ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट कर दिया, तो मोदी को क्यों लाना है भाई? मेरा तो सवाल यही है। हमको नहीं चाहिए। अगर तुमको मुसलमान की इतनी फिक्र है, कितने बीजेपी ने एमपी बना दिए, कितने बीजेपी ने एमएलए बना दिए, कितनों को चुनाव में टिकट दे दिया। जहां पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता ना कम्युनिटी का, वो कम्युनिटी पीछे रह जाती है। यही वजह है कि आज आप एम्पावरमेंट नहीं करोगे। अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ करना, हमारी बेटियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दे दो ना, पढ़ लिख के आगे बढ़ेगी। वो नहीं देंगे। नहीं, जो तुमको दिया है वो ले लेंगे। नमाज नहीं पढ़ो रस्ते पे, टेरिस पे, घर में ये खाना मत खाओ, बाहर वहां मत जाओ। अरे क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कुछ है नहीं? संविधान है क्या नहीं है? अब मोदी मुझे बताएंगे मेरे को घर में क्या खाना, मेरे को टेरिस में जाना, चांद देखने में क्या करूं, बोले के पासपोर्ट ले लेंगे। नमाज नहीं पढ़ो रस्ते में, तो कहां पढ़ेंगे? कावड़ियों को अलाउड है, तो फूल बरसाते हैं कावड़ियों पे। हमको नमाज नहीं अलाउड है। बिल्कुल रास्ते के ऊपर गणपति का पंडाल लगता है, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते। मगर हमको नमाज पढ़े तो तकलीफ। सुबह 7 बजे कौन सा ट्रैफिक होता है मुंबई में हॉलीडे के दिन, मगर फिर भी नमाज नहीं पढ़े। अब तो पढ़ेंगे। मैं पढ़ा पूरे खैर, कायदे कानून का सम्मान अब करता हूं। मैं ये अलग विषय है, अब इस पर बात करने जाएंगे तो फिर अनदर हाफ आवर की डिबेट एक्स्ट्रा एक तो 1-to-1 मुस्लिम इंटरेक्शन हो बात जाएगा। बता रहे हो ना, नहीं, इक्वालिटी की, अच्छा ठीक है, की चलिए बात अब मुझे ये कर बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तो नियत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो बैड इंटेंट से इसको लेकर आ रहे हैं, लेकिन देखिए नंबर है उनके पास, मैंडेट है उनके पास, देश ने उनको चुना है, इसलिए वो संसद में बैठे हैं। संसद में जिसके पास बैठे पावर है हैं। जनता के पास वोट करने की, के लिए मैंडेट नहीं है। वो फैसले लेंगे, बड़े बिल फैसले। पास करने के लिए वो 4 जन की जरूरत है। अगर वो 4 खंबे हट गए आपके साथ तो फिर कौन खत्म कौन हो है जाएगा। बिल के विरोध में? इंडिया ब्लॉक जो खड़ा है, अखिलेश पूरा के पूरा इंडिया यादव ब्लॉक। जिस तरह से बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बोल रही है, आपको इस वक्त सबसे बड़ा हितैषी कौन दिखाई दे रहा है मुसलमानों का? एआईएमआईएम के अलावा बताइएगा, मैं आपकी चॉइस पूछ रही हूँ। देखिए, मैं तो मेरी पार्टी की बात करूंगा। आप तमाम लोग इकट्ठा होकर आ गए हैं और बिल का जो वक्फ बिल है अमेंडमेंट वाला, उसको विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरा देश ही नहीं चाहता कि ये लॉ बने। क्योंकि सबको पता, खाली बीजेपी में तो समझदार इंटेलिजेंट लोग नहीं है ना। क्या विपक्ष में नहीं है इंटेलिजेंट समझदार लोग जिनको पता है कि इस बिल से कितना चलिए इसी नुकसान सवाल को होगा? मैं इसी सवाल को आपसे दोबारा पूछना चाहूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि एआईएमआईएम को या जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें इस बात का डर है कि ये बिल अगर पास हो गया, ये कानून बन गए, जो संशोधन है वो इंप्लीमेंट हो गए, तो देश के मुसलमानों के सामने असलियत आ जाएगी और उनको ये पता चल जाएगा कि कैसे दशकों तक उन्हें मूर्ख बनाया गया है, उन्हें फूल अराउंड किया गया है। देखिए मैडम जी, हम लोग एमआईएम वाले, हम डरते सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। अगर किसी को लगता है कि हमने कोई गलती की है, दिखाए ना एविडेंस के साथ। हवा में तीर छोड़ के फायदा नहीं है। एविडेंस लाओ, प्रूफ लाओ। नहीं रहेंगे तो डेफामेशन डालेंगे। लॉयर हूं, डेफामेशन डालूंगा, जेल की हवा खिलाऊंगा सबको ना, जो अगर झूठ प्रचार फैलाएंगे हमारे खिलाफ। जेल बनी काय के लिए? झूठों के लिए, मक्कारों के लिए। जो अगर झूठ फैलाएंगे तो जेल में उठा के डाला जाएगा, लाइन टू लाइन। कोई प्रचार करेगा तो उसको भेजा जाएगा, जेल की हवा खिलाया जाए। पार्लियामेंट की स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की? आज हमारे बॉस जो है पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी उनका होने वाला है। सुनिए आप भी, ये इंटरव्यू बाद में करना, अभी चर्चा स्टार्ट होने वाला है। असद ओवैसी साहब को सुनिए, कैसा संवैधानिक है पूरा बताएंगे। सदन में उनका बयान, उस पर हमारी नजर भी रहेगी, लेकिन मैं स्ट्रैटेजी पूछ रही हूँ। स्ट्रैटेजी एक ही, प्रतीकात्मक विरोध एक तरफ है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्या करेंगे आप लोग, ये सवाल है। कंस्ट्रक्टिव बताएंगे, सरकार की आंखों में आकर डाल के बताएंगे कि ये बिल कैसे असंवैधानिक है। इस बिल से बीजेपी की जो नीयत है उसका पर्दाफाश करेंगे। इस बिल से बताएंगे कि किस तरह से आप इस मदाखलत करके हमारी वक्फ की जमीन को। आखिरी सवाल आपके लिए वारिस पठान जी, जब ट्रिपल तलाक को लेकर फैसला हो रहा था, उस समय भी लगभग इसी टोन में इसी तरह की बातें होती थी। मैं किसी और चैनल में उस समय काम करती थी, लेकिन उस समय भी आप हमारे पैनल पर थे, और जिस टोन में आज बात हो रही है, एग्जैक्टली इसी टोन में बात हो रही थी। लेकिन ट्रिपल तलाक के फैसले को इसी देश की मुस्लिम महिलाओं ने स्वीकार किया, उसे अपनी जीत बताया, बराबरी का हक मिलना बताया। और आज का सच ये है कि ट्रिपल तलाक पे, अरे ट्रिपल तलाक पे जवाब दे रहा हूं मीनाक्षी जी। एम्पावरमेंट के रूप में देख रहे हैं आपने यही सब डर उस समय भी दिखाए थे सर। हाँ, ट्रिपल तलाक के टाइम पे आपने हमने डिबेट किया, उससे मोदी का आपने स्टेटमेंट सुनाया था कि मुसलमान महिला है, मेरी बहन है। अब उस बहन को हिजाब पहन के पढ़ने जाना था, मोदी ने रोक दिया। और आज को पता है कि वो कानून की वजह से आज जिनका तलाक हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, उसको क्या क्या तकलीफ पेश आ रही है औरतों को। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द वुमन टू प्रूव के उसको दिया है। कहां से प्रूव करेगी? आदमी को जेल में डाल देते हो आप, कौन उसका घर का खर्चा उठाएगा? जरा आइए, हम दिखाएंगे आपको ऐसी वुमन
जो आज पछता रही है, तकलीफ में, उस वक्त भी कुछ खड़े हो गए थे, ये मोदी के चेले चपाटे हम सपोर्ट कर रहे हैं। आज वो लोग घर के अंदर चुपचाप बैठे, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। और यहाँ भी यही होगा, जो भी इस गैर कानूनी ड्रैकोनियन लॉ को समर्थन में आएगा, जो मुसलमान विरुद्ध है, तो देश का मुसलमान उसको माफ नहीं करेगा। कायदे कानून में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम अपना एहतजाज, प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ठीक है, ठीक है मीनाक्षी चलिए, जी, आपके पास काफी सारे आज आर्ग्यूमेंट थे देने के लिए, और अब इंतजार हमें भी ओवैसी साहब की स्पीच का रहेगा, उस पर नजर आएगी। थैंक यू सो मच वारिस पठान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच।